गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप सीखोगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है। बेटा डेप्रिसिएशन के इकोनॉमिक्स में हम दो नाम और यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। याद रखिएगा डेप्रिसिएशन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल टर्म अगर आ जाए एग्जाम में तो आपने इसको डेप्रिसिएशन ही कंसिडर करना है और इसे बेटा रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ सीखना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, किसी भी एक इकोनॉमी में एक साल में जितने भी कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन होती है उन्हें हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बेटा कैपिटल गुड्स क्या है, लाइक मशीनें। कैपिटल गुड्स आप जानते हो ना, जो बिजनेसमैन को बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए हेल्पफुल होंगे वो सब हमारे कैपिटल गुड्स होंगे। मशीन्स हैं, व्हीकल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, एसेट्स हैं, ये सब कैपिटल गुड्स हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग यहीं से क्लियर हो गया। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा, gross investment means production of all capital goods in an economy during an accounting year। बेटा एक साल में एक इकोनॉमी में जितने भी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है इसे हम लोग जीआई से डिनोट कर लेते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इक्वल होता है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन के। बेटा नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट को हम लोग एडिशन कह देते हैं। अब ये एडिशन क्या है इसे ध्यान से सीखिएगा। एडिशन का मतलब क्या हुआ, लेट कि किसी एक कंपनी में बेटा 10 मशीन्स हैं जो चल रही हैं इस समय। ठीक है, अब इस कंपनी ने क्या सोचा है कि ड्यूरिंग द ईयर हम 6 मशीनें और लाएंगे ताकि हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। तो जो ये 6 महीने मशीनें और लाएंगे बेटा दिस इज नॉन एज एडिशन। ये एडिशन है, जो है वो बिल्कुल सही चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट कि इन्हें लाए अभी 2 ही दिन हुए थे, इन्होंने फिर प्लान किया कि उन्हें 6 मशीनें और लाई जाएं ताकि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकें। तो ये बेटा एडिशन है। ठीक है, और डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ये बेटा रिप्लेसमेंट होता है। अब ये रिप्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ, रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ कि जो मान लीजिए 10 मशीनों से बिजनेस स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, अब 10 में से 4 मशीनें ऐसी हैं बेटा जो टोटली खत्म हो चुकी हैं, डेप्रिसिएट हो चुकी हैं। तो कंपनी क्या प्लान कर रही है कि नई नहीं लेनी हमने कोई भी। 10 मशीनें बेटा 1 जनवरी या 1 मार्च को जब इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ, इन्होंने 10 मशीनों से बिजनेस स्टार्ट किया। ड्यूरिंग द ईयर एक साल के बाद इनकी 4 मशीनें टोटली खत्म हो चुकी थी, तो इन्होंने क्या किया, आने वाले साल में सिर्फ 4 ही मशीनें नहीं खरीदी हैं, सिर्फ 4 नहीं खरीदी हैं। यानी कि उन्होंने तो रिप्लेस किया बेटा, किसे रिप्लेस किया, जो 4 खराब हो चुकी थी। तो जो रिप्लेसमेंट है वो हमारा डेप्रिसिएशन हो जाता है। और एडिशन क्या होता है, वो नेट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। एडिशन से बेटा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और रिप्लेसमेंट से प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन होती है। ये वर्ड हम लोग 11th के अकाउंट्स में पढ़कर आए हैं बेटा। रिप्लेसमेंट जो है प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करके रखेगा, यानी आपके यहाँ पर 10 मशीनों से जो प्रोडक्शन होता था, अब जब उन 4 खराब वालों की जगह पे 4 और आ जाएंगी, प्रोडक्शन उतना ही होना शुरू हो जाएगा जितना 10 से होता था। लेकिन अगर हम लोग 10 में 6 और लगा दें तो बेटा 16 मशीनें हो गई। 16 से अब हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ चुकी है। सोचो 10 मशीनों से हम लोग अगर 10,000 यूनिट बनाते थे, ठीक है, अगर 4 मशीनें खराब हैं, 4 को वापस लेकर आए हो तो अभी तो 10 ही हो गई आपके पास, क्योंकि जो 4 खराब हुई बेटा, 4 मशीनें खराब हुई, इसको आपने बेच दिया, उसकी जगह पे 4 नई मशीनें आप ले आए, तो टोटल तो 10 ही हो गई। आउटपुट आपका 10,000 यूनिट का है। तो जो हम रिप्लेसमेंट करते हैं उससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी मेंटेन रहती है, और जब हम एडिशन कर देते हैं तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बेटा बढ़ जाती है। अगर आप 10 मशीन से 10,000 यूनिट बनाते थे, आपने 6 मशीन से और एडिशन कर दिया है, तो अब आप 16,000 यूनिट्स बनाना शुरू कर दोगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एडिशन नेट इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है और डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट से है। तो आपका यहीं पर फॉर्मूला बन जाता है बेटा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। और यही आपको अगर नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो आप कहोगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो
तो आपको बता दूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग ही आप कर चुके हो, तो इसमें बोलोगे एडिशन वर्ड यूज कर दोगे बस। इट मींस एडिशन टू कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी। तो आपको तीनों का मीनिंग क्लियर हुआ। थोड़ा सा डेप्रिसिएशन के बारे में और जानते हैं, क्योंकि जितना हमारे बुक में है उतना तो हम करेंगे ही। अभी डेप्रिसिएशन के बारे में जानते हैं। व्हाट आर द रीजन, बेटा 11th के अकाउंट्स में पढ़कर आए हो डेप्रिसिएशन क्यों लगता है। डेप्रिसिएशन लगने का सबसे पहला कारण है वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब क्या हुआ बेटा, जब आप चीज को चलाते हो तो वो टूटती फूटती है, वो खराब होती है, गाड़ी सड़क पे जा रही है, उस पर स्क्रैच भी लगेंगे, उसके टायर भी घिसेंगे, ठीक है, उसे हम कहते हैं वियर एंड टियर। सेकेंड जो है आपका वो है पैसेज ऑफ टाइम। बेटा सब 11th में किया हुआ आपने, आपके लिए तो नया नहीं है। पैसेज इन टाइम, पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक मशीनरी को लेकर आते हो, वो बॉक्स में ही बंद है, आपने उसको यूज नहीं किया, बेटा वियर एंड टियर तो हुआ ही नहीं उस पर। लेकिन एक साल के बाद जब आप उसके पैकेट को खोलते हो, आप मार्केट में वापस बेचने के लिए जाते हो, आपको उतना अमाउंट नहीं मिलेगा जितने में आपने इसे खरीदा था। रीजन क्या बेटा, पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बीत चुका है, टाइम के बीतते ही उसकी वैल्यू अब मार्केट में कम हो चुकी है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ बेटा एक मॉडल नेम होता है, हम कहते हैं ना मॉडल 2019 में जब ये पैक होकर आया था, अब इस मॉडल को 2020 में ओपन करके आप सेल करोगे तो आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे। और एक बेटा थर्ड पॉइंट होता है इसमें एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या होता है बेटा, कि हमें उम्मीद था कि आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। ऑब्सोलेंस का मतलब, ऑब्सोलेंस जो वर्ड है ऑब्सोलीट से बना है, ऑब्सोलीट यानी कि आउट ऑफ फैशन। ये अकाउंट्स में फिर से आएगा बेटा, ऑब्सोलीट वर्ड को माइंड में रखिएगा। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउट ऑफ फैशन। तो एक्सपेक्टेड यानी आपको पता था कि ऐसा होगा। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बेटा दो वजह से होता है, एक होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब आपकी उस मशीनरी की डिमांड नहीं है मार्केट में। मान लो आपकी मशीन से जो प्रोडक्ट बना करता था, आज उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मार्केट में दूसरी तरह की मशीनें आ गई हैं, तो आपकी मशीन अब टेक्नोलॉजी में नहीं रही, अब नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, तो आपकी पुरानी वाली मशीन अब पूरी डेप्रिसिएट हो चुकी है। और सेकेंड होता है बेटा चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड मतलब लोगों का टेस्ट बदल गया है। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने के लिए पहले आज से 20-25 साल पीछे जाते हैं, तब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने के लिए जो मशीन यूज हुआ करती थी, अब वो मशीन टोटली ऑब्सोलीट हो चुकी है, क्योंकि मार्केट में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की कोई डिमांड ही नहीं है। तो बेटा ये आपने रीजन देखिए, डेप्रिसिएशन के ये रीजंस हैं। और डेप्रिसिएशन का जो लॉस होता है, कोई भी बिजनेसमैन कवर कर सकता है, कोई भी इकोनॉमी कर सकती है, बाय मेकिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय मेकिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना लीजिए, आपका ये जो इस तरह का लॉस होगा उसको कवर अप किया जा सकता है। और प्रोविजन में अमाउंट आप कैसे डालते थे, याद है फॉर्मूला डेप्रिसिएशन के लिए क्या फॉर्मूला था आपका, परचेज प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। फॉर एग्जांपल आपने एक मशीनरी परचेज प्राइस जो इसका है वो 2 लाख का है बेटा, और स्क्रैप वैल्यू जो है इसकी 0 है। मान लीजिए इसको बेचने पर कुछ नहीं मिलेगा, ये 0 है, और इसकी जो लाइफ है वो 10 सालों की है, 10 इयर्स की। तो आपका जो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा बेटा, डेप्रिसिएशन के निकल के आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, 20,000, यानी कि 20,000 आप इंस्टॉलमेंट डालते रहिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, और पूरे 10 साल के बाद आपके पास इतना अमाउंट इकट्ठा होगा कि आप एक नई मशीनरी इसकी जगह पे ला सकते हैं, आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको दूसरी चीज सीखनी है, डेप्रिसिएशन के साथ साथ, नीचे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ सिखा देती हूँ। सेकेंड जो आपको सीखना है बेटा वो होता है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस क्या होता है बेटा, कैपिटल लॉस ऐसा लॉस है जिसका डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जा सकता, और ये एक ऐसा लॉस होता है, ये अनफोर्सीन होता है बेटा, जैसे ये एक्सपेक्टेड है, ये अनएक्सपेक्टेड होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। और अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या हुआ, नंबर 1 बेटा, एक तो इसके अंदर कारण आ सकता है नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अचानक से मान लीजिए बहुत तेज फ्लड आती है और आपकी मशीनरी टोटली पानी में खराब हो जाती है, ठीक है, अब आप उसको बेचने जाते हो तो बिल्कुल नहीं बिक रही है, तो आपने क्या देखा, मशीन की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये हुआ है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, ओके।
और नेक्स्ट भी इसमें हो सकता है रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या हुआ कि आप अपनी मशीन से प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट बनकर स्टॉक गोडाउन में बहुत सारा इकट्ठा हो चुका है, इकोनॉमी में रिसेशन है बेटा। रिसेशन का मतलब होता है मंदी, मंदी का मतलब मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है। तो एक प्रोड्यूसर ने क्या किया था, अपने यहाँ पर प्रोडक्शन किया था, अपने गोडाउन में इकट्ठा कर लिया था और अब वो सामान बिल्कुल नहीं बिक रहा है। जब वो गोडाउन में पड़ा हुआ सामान नहीं बिक रहा तो बताओ अपनी मशीन पे नया सामान और नहीं बनाएगा, तो मशीन अब उसकी ऐसी खड़ी है, ठीक है ना। अब मशीन पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वो क्या करे प्रोडक्शन करके, ऑलरेडी जो स्टॉक पड़ा हुआ है वही नहीं बिक रहा है ड्यू टू रिसेशन, तो क्या होगा, मशीन खाली पड़ी पड़ी अब उसकी वैल्यू डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के जो होते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होते हैं बेटा, ये कैपिटल लॉस होते हैं, इसमें सडनली वैल्यू फॉल कर जाती है आपकी एसेट की। और ये जो लॉसेस होते हैं बाय इंश्योरेंस, बाय मेकिंग इंश्योरेंस, इन तरह के लॉसेस को हम इंश्योरेंस से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, डेप्रिसिएशन भी एक लॉस है, एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, लेकिन डेप्रिसिएशन को लॉस को हम लोग कवर कर सकते हैं बाय मेकिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और अगर आपका कैपिटल लॉस हो जाता है तो इस तरह के लॉस को कवर किया जा सकता है बाय मेकिंग इंश्योरेंस। तो इसका डिफरेंस मैं आपको भेज दूंगी बेटा, वहां से आप लोग अपना नोट करेंगे सारा। आपको मीनिंग क्लियर हो गया है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वापस रिपीट करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि एक साल में कितने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब उतने कैपिटल गुड्स जो कि इस बार एडिशन के लिए प्रोड्यूस हुए हैं, यानी कि एक नया बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए यूज हुए हैं। और डेप्रिसिएशन क्या होगा आपका बेटा, वो रिप्लेसमेंट के लिए यूज होगा। तो इसी के साथ आपने सीख लिया है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। और इसको खत्म करने के बाद आपको 2-3 बातें सिखानी है। उसके बाद बेटा इसके बाद हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो आज जो आप सीखने वाले हो वो है ग्रॉस और नेट। मैं ऊपर रखूंगी बड़े वाले को, ग्रॉस बड़ा होता है बेटा और नेट छोटा होता है, ठीक है ना। इसके अंदर तो टोटल जितनी भी मशीनें प्रोड्यूस हुई हैं वो वाली हैं, तो टोटल का मतलब इसके अंदर नेट भी है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी है, और इसके अंदर तो सिर्फ नेट ही नेट है ना। तो ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े वाले को मैंने ऊपर रखा, छोटे वाले को मैंने नीचे रखा। एक होता है बेटा डोमेस्टिक, एक होता है नेशनल, एक होता है डोमेस्टिक। बेटा डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फर्क है, नेशनल बड़ा होता है, नेशनल जो वर्ड है वो वर्ल्ड के लिए यूज हो रहा है नेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, और डोमेस्टिक होता है एक कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर। अगर देखा जाए तो हमारा इंडिया छोटा सा है बेटा, और हमारा नेशनल पूरा वर्ल्ड बहुत बड़ा है, उसके अंदर इंडिया यहाँ पर है। तो कौन बड़ा है बेटा, नेशनल बड़ा है और डोमेस्टिक छोटा है। तो मैं बड़े वाले को ऊपर लिख रही हूँ और छोटे वाले को नीचे लिख रही हूँ। एक आपको और बता दूं, एक होता है बेटा मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। बेटा मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट कम होती है। फैक्टर कॉस्ट को मैं कह सकती हूँ फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर आप कोई सामान खरीदिए आपको सस्ता पड़ेगा, मान लो वर्लपूल की कंपनी में आप जाते हो, वहां से आपको फ्रिज खरीदना है, फैक्ट्री में से खरीदोगे ना तो आपको सस्ता पड़ेगा, यानी ये रेट कम हो जाएगा। वही फ्रिज अगर आप मार्केट में जाकर वर्लपूल का खरीदोगे, मार्केट का प्राइस बढ़ जाएगा। बताओ क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि टैक्सेस लग जाते हैं। इस करके बेटा मार्केट प्राइस ज्यादा होता है और फैक्टर कॉस्ट कम होता है। तो अगर फिर से गौर करिए, मैंने क्या किया, ऊपर मैंने बड़े वाले अमाउंट लिख दिए हैं और नीचे मैंने छोटे वाले लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए जब हमें ऊपर जाना हो बड़े वाले पर तो बेटा प्लस करेंगे, ऊपर चढ़ना हो तो प्लस करते हुए सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाओगे ना प्लस करते करते, और जब आपको नीचे आना है तो आप माइनस करोगे, ठीक है। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस आपने किया था, वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। यानी जब आपको नीचे आना है छोटे पर तो डेप्रिसिएशन को माइनस, ऊपर जाना है तो प्लस। बस आपको क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंस का नाम याद रखना है और प्लस माइनस आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर जाना है तो प्लस, नीचे आना है तो माइनस, ठीक है। नीचे उतरते जाओगे माइनस होता जाएगा, ऊपर चढ़ते जाओगे प्लस होता जाएगा। और ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है बेटा वो डेप्रिसिएशन होता है। और आपको याद रखना है नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। जब बड़े की ओर जाना होगा तो NFIA, इसका पूरा नाम क्या है NFIA का, NFIA का पूरा नाम होता है बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और
होता है फीफा माइनस फीटा होता है बेटा, ये होता है फीफा माइनस फीटा। फीफा यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फीटा यानी कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो आपने इस फॉर्मूला को याद रखना है आप कि NFIA जो होता है फीफा माइनस फीटा होता है। तो देखिए डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाना है, दूसरी कंट्री से जो पैसे आए हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे, NFIA प्लस हो जाएगा, और अगर आपको नीचे आना है तो NFIA को माइनस कर दो। ठीक है, इसके बाद है बेटा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। जब आप यहाँ पर आते हो तो फैक्टर कॉस्ट कम है, मार्केट प्राइस ज्यादा है, ऊपर ज्यादा की ओर जाना होगा तो इसमें प्लस कर दीजिए NIT। बेटा ये NIT क्या होता है? NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और NIT बनता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और सब्सिडीज क्या होती हैं। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, NIT प्लस कर देंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो NIT को माइनस कर देंगे। बेटा आप जानिए कि क्या चीजें हैं। फीफो के बारे में आप जान चुके हो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हमारा इंडिया का कोई भी रेजिडेंट फॉरेन कंट्री में गया हुआ है, वहां से पैसे कमाकर इंडिया में अगर ले आता है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है। सेम इसी तरह से अगर कोई फॉरेनर हमारे इंडिया में 2 महीने के लिए आता है और यहाँ से पैसे कमा के अपनी कंट्री में वापस चला जाता है तो हम कहते हैं हमारी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, यहाँ से पैसा कमा के बाहर चला गया। तो जितना फॉरेन कंट्री से हमारे पास आया और जितना हमारे यहाँ से फॉरेन कंट्री को चला गया, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो NFIA होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। ठीक है, तो आपने इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बारे में जानना बेटा। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कुछ चीजों पर टैक्स लगा देती है। आप जानते हो लिक्विड टबैको, इस पर टैक्सेस लगते हैं, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स से चीजें महंगी होती हैं। तो मान लीजिए फैक्टर कॉस्ट, अभी कल जब हमने वीडियो लास्ट बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 20 रुपए का ये मार्कर बना है। 20 रुपए का कैसे बना था बेटा? 5 रुपए लैंड के लिए दिए थे, 5 रुपए लेबर के लिए दिए थे, 5 रुपए कैपिटल के लिए दिए थे, 5 रुपए एंटरप्रेन्योर को दिए थे। तो टोटल 20 रुपए का प्रोडक्ट बना था ये मार्कर, यानी ये फैक्ट्री की कॉस्ट थी। अभी फैक्ट्री के अंदर ये 20 रुपए का था। अब क्या हुआ कि जब आप इसको मार्केट में बेचने के लिए जाओगे, गवर्नमेंट ने कहा कि हमें भी पैसे चाहिए क्योंकि हमारे देश के अंदर रहकर आप इसको बेच रहे हो। तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर टैक्स अपने पैसे लगा दिए। गवर्नमेंट ने कहा कि 3 रुपए मेरे को चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में अब ये बिकेगा कितने का बेटा? इसका मार्केट प्राइस 23 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 20 रुपए इसकी फैक्ट्री कॉस्ट है। फैक्ट्री के अंदर इन 4 चीजों के हेल्प से ये मार्कर बनाया गया, ये 20 रुपए का बना। जब ये फैक्ट्री से बाहर मार्केट में बिकने के लिए कहा गया तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें टैक्स लगाए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की जेब में जाना था इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आप जानते ही हो GST लगता है। तो ये 3 रुपए का GST लग गया बेटा। तो 20 रुपए फैक्ट्री में बना था, 3 रुपए GST लगकर अब ये मार्केट में 23 रुपए का बिक रहा है। अब कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट खुश होकर GST में डिस्काउंट दे देती है, कहती कि ठीक है चलो हम आपके लिए GST कम कर देते हैं। तो क्या किया गवर्नमेंट ने? 20 रुपीस के मार्कर बना, उसमें 3 रुपए का GST लगाया गया। गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है 1 रुपए का तुम्हें डिस्काउंट दे दिया, तुम GST 1 रुपए कम दे देना। तो जो GST में डिस्काउंट है बेटा उसको हम लोग सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, उसे सब्सिडी कहा जाता है। तो अब ये मार्केट में कितने का हो गया बेटा? अब ये हो गया बेटा 22 रुपए का। तो मैंने ये क्या किया? मैंने ये क्या था बेटा, मेरे पास ये फैक्टर कॉस्ट था, ये GST थी, इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। और ये क्या था? 1 रुपए जो डिस्काउंट मिला था इसको कहते हैं सब्सिडी। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी को मैंने बोला NIT। तो ये फैक्टर कॉस्ट में जब NIT प्लस हुई तो क्या बन गया? मार्केट प्राइस बना कि नहीं बना? देखो बना ना मार्केट प्राइस। फिर से देखो 20 रुपए का प्रोडक्ट, ये मार्कर 20 रुपए का बना था, 3 रुपए का GST लगा दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कहा मार्केट में बेचना है तो GST तो देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है जी, अब तो ये महंगा हो गया 23 रुपए का। फिर गवर्नमेंट का बीच से मैसेज आया कि ठीक है चलो GST में तुम्हें 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, हमें 1 रुपया कम लगा देंगे, इसके ऊपर डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, मार्केट में ये 22 रुपए का बिकेगा। तो क्या किया बेटा? इनडायरेक्ट टैक्सेस से महंगा हो जाता है इसलिए प्लस कर देते हैं, सब्सिडी से ये सस्ता हो जाता है इसलिए माइनस कर देते हैं। अगर इन दोनों की अगर हम बात करें तो मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को क्या बोलते हैं बेटा? NIT। तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर जब NIT प्लस हो जाती है तो मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट में NIT प्लस हो जाती है तो मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो NIT को माइनस कर देते हैं। इस तरह से आपने ये सीखा। डेप्रिसिएशन के बारे में जानते हो, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस। अच्छा एक बात और, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि मेरे को, मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता कि कौन बड़ा है, तो ऐसे याद कर सकते हो बेटा जिसमें 5 अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये बड़ा बेटा, इसमें 5 अल्फाबेट यूज हो रहे हैं और इसमें 3 अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, ये बड़ा है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। अब इन दोनों की बात करते हैं।
इन दोनों में पहचान बनानी है कि बड़ा कौन है। पहचान बनाने के लिए एक हमारे पास ट्रिक है, हम क्या करेंगे, अल्फाबेट्स आते हैं ना ABCDEFGHIJKLMN, एन बहुत दूर है यानी कि ये एन जो है बड़ा हो गया। मान लो इसका नंबर 23 नंबर पे आता है, ये 23 नंबर पे नेशनल है और डोमेस्टिक ABCD ये 4th नंबर पे, तो बेटा बड़ा तो ये हो गया। ऐसे ही M और F पहले आया M बाद में आया, ये बड़ा हो गया, ये बिग है ये स्मॉल। ठीक है, इस तरह से आपने अपने लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स यूज कर रहे हैं ताकि आपको बड़े और छोटे का पहचान रहे। बड़े छोटे की पहचान होने के बाद आपने इन दोनों का डिफरेंस को ध्यान रखना है बेटा। एक देश से जब आप वर्ल्ड में जाओगे तो दूसरी कंट्री से आया गया ध्यान रखना है। वर्ल्ड की ओर जा रहे हो ना, यानी कि ये हमारा इंडिया है, फॉरेन कंट्री से जो आया वो इसमें प्लस हो जाएगा, जो फॉरेन कंट्री को गया ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फॉरेन कंट्री से आया, इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, ये प्लस हो जाएगा, फॉरेन कंट्री की ओर जो गया वो माइनस हो जाएगा। तो ये बीच के अंदर बेटा मेरा इंडिया है, ये पूरा वर्ल्ड है, तो पूरे वर्ल्ड से जो पैसे आए वो फीफा प्लस हो जाएगा, ये फीफा है, आ रहा है पैसा, फीफा प्लस हो जाएगा, और ये बाहर की ओर जा रहा है फीटा, ये माइनस हो जाएगा। NFI का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, फीफा माइनस फीटा। ठीक है, और यहाँ से मैंने NIT के बारे में बता दिया, ये मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा क्योंकि यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, हैव अ नाइस डे।